फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। यू आर वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। दिस इज हनीफ एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कंजंक्शन। आज हम लोग कंजंक्शन को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रीपोजिशंस की कुछ चीज़ें बची हुई हैं जो कि लास्ट क्लास में कवर नहीं हो पाई थी, तो उसकी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट्स को हम पहले प्रीपोजिशंस के डिस्कस करेंगे और उसके बाद का जो भी समय बचेगा उसमें हम कंजंक्शंस की बात करेंगे, राइट। तो सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग। कविता चौधरी गुड इवनिंग, दिव्या सिंह गुड इवनिंग, शुभम कुमार गुड इवनिंग, अजय गुड इवनिंग, शिवांगी गुड इवनिंग। तो सभी को गुड इवनिंग। और सबसे पहले जैसा कि आपको बताया गया कि प्रीपोजिशंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपका बचा हुआ है, और उसी के बाद में चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे हैं। सूरज कुमार आई लव यू सर, लव यू टू डियर। तो उसी के बाद में कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये पॉइंट है तमन्ना बानो गुड इवनिंग, कपिल कुमार गुड इवनिंग, सचिन कुमार गुड इवनिंग, रोहित कुमार नमस्ते, नमस्ते जी। शी इंसिस्टेड ऑन बीइंग प्रेजेंट एट ऑल इंटरव्यूज। इंसिस्ट माने होते हैं जोर देना। दो वर्ड हमारे पास होते हैं, एक तो होता है इंसिस्ट और दूसरा होता है परसिस्ट। दोनों को हम नोट करेंगे, ठीक है। एक होता है इंसिस्ट, इंसिस्ट के बाद में हम ऑन का प्रयोग करते हैं, और दूसरा होता है परसिस्ट। और परसिस्ट के बाद में हम इनका प्रयोग करते हैं। दोनों की मीनिंग होती है जोर देना। इन दोनों वर्ड की मीनिंग होती है जोर देना किसी चीज पे, जोर देना। जोर देना इसको याद कैसे रखेंगे कि दोनों वर्ड की मीनिंग सेम होती है, एक ही तरीके से यूज किए जाते हैं। तो याद कैसे रखेंगे, यहां पर देखिए लिखा हुआ इंसिस्ट। अच्छा, ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार नहीं कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और फिर पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये जो इंसिस्ट है यहाँ पर देखिए पहले से इन का प्रयोग किया गया है। जब पहले से इन लगा हुआ है तो बाद में आप इन नहीं लगाओगे, और यहाँ पर कहीं इन आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे इन लगा दोगे, ठीक है। यानी कि इंसिस्ट के बाद में ऑन का प्रयोग करेंगे, परसिस्ट के बाद में इन का प्रयोग करेंगे। आपको ये तो याद रहेगा कि एक के बाद में इन आता है, दूसरे के बाद में ऑन आता है, लेकिन आप भूल जाएंगे कहाँ पे इन आता है, कहाँ पे ऑन आता है। तो उसके लिए तरीका है कि यहाँ पहले से इन लगा हुआ है तो यहाँ पे आप ऑन लगाओगे, यहाँ पे कोई इन नहीं है तो यहाँ पे इनका प्रयोग करोगे, ठीक है। सेंटेंस है शी इंसिस्टेड ऑन बीइंग प्रेजेंट एट ऑल इंटरव्यूज। उसने इंसिस्ट किया कि वो सारे इंटरव्यूज पे प्रेजेंट थी, यानी कि जितने भी इंटरव्यू हुए हैं सभी पे वो प्रेजेंट थी, ठीक है। विकास जी गुड इवनिंग। विकास जी कहते हैं लव फ्रॉम मुंबई। विकास जी मुंबई से हैं एज आई थिंक, ठीक है। अर्चना जी गुड इवनिंग, कोमल पटेल गुड इवनिंग, राहुल रावत गुड इवनिंग। तो ये सेंटेंस आपको समझ आ गया होगा। अगले पॉइंट पे हम चलते हैं, और अगला है व्हाई डू पीपल परसिस्ट इन बेगिंग फॉर मनी इन द स्ट्रीट्स। व्हाई डू पीपल परसिस्ट इन बेगिंग फॉर मनी। लोग जो होते हैं क्यों जोर डालते हैं बेगिंग के लिए, मनी के लिए, मनी की भीख मांगने पर क्यों जोर डालते हैं स्ट्रीट में। तो यहाँ पर देखेंगे यूज किया गया है परसिस्ट, और जैसा कि आपको बताया गया कि परसिस्ट के बाद हम इनका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे इन यूज किया गया, सेंटेंस करेक्ट है। आपके एग्जाम में मिस्टेक क्या करेंगे, जहाँ पे परसिस्ट यूज करते हैं वहां पे ऑन लगा देंगे, और जहाँ पे इंसिस्ट यूज करते हैं, सॉरी, परसिस्ट के बाद में आपको क्या यूज करना है, तो इन हो गया, और इंसिस्ट के बाद में क्या यूज करना है, ऑन यूज करना है। तो ये पलट देते हैं। अब यहाँ पे परसिस्ट के बाद में ऑन लगा देंगे और इंसिस्ट के बाद में इन लगा देंगे, तो वो मिस्टेक होता है, उसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। रतन पूर्विया गुड इवनिंग, दीपक कुमार गुड इवनिंग, हिमांशी कहते हैं कि ट्विन टावर के बारे में 2 शब्द बोलिए। ये ट्विन टावर क्या हमने अभी तक सुना ही नहीं, क्या है। सूरज सिंह गुड इवनिंग सर, आई एम सफरिंग फ्रॉम फ्लड प्रयागराज इन माई
रूम फ्लड इज वाटर टोटली। अच्छा, प्रयागराज में बाढ़ है क्या इस समय? बी सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है, बच करके रहिए सूरज जी। तो यहाँ पे जो है परसिस्ट के बाद में इन यूज करेंगे। अगले सेंटेंस पे आते हैं। ही पुट द इम्फेसिस ऑन रॉन्ग सिलेबस। तो जब भी हम बात करते हैं पुट इम्फेसिस होता है, यूज करते हैं पुट इम्फेसिस। ठीक है, ले स्ट्रेस, ले स्ट्रेस, पुट प्रेशर, तो ले स्ट्रेस यहाँ पे ऑन आएगा, यहाँ पर भी ऑन आएगा और यहाँ पर भी ऑन आएगा। ठीक है, तो पुट एम्फेसिस, ले स्ट्रेस, पुट प्रेशर, और फोकस होता है। दूसरा फोकस यूज करते हैं। फोकस के बाद में ऑन आता है और सभी की मीनिंग होती है पर जोर डालना, पर जोर डालना। जोर डालना, ठीक है, जोर डालना होता है। तो यहाँ पर ही पुट द एम्फेसिस ऑन द रॉन्ग, ही पुट एम्फेसिस ऑन द रॉन्ग सिलेबल, उसने गलत सिलेबल पे जोर डाला। तो इस तरह से हम यूज करेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तमन्ना जी, सर एसएससी में भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं? जी हाँ तमन्ना जी, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं। सर टाइपिंग स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही है। टाइपिंग स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही, क्या मतलब? अच्छा, टाइपिंग स्पीड की बात कर रहे हैं, अपनी टाइपिंग की बात कर रहे हैं। तो उस पर प्रैक्टिस करते रहिए। एक समय के बाद में आने के बाद स्पीड थोड़ा समय लगता है, बड़ा पेशेंस रखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस में एक समय परफेक्ट और ज़रूर इंक्रीज हो गया प्रैक्टिस करेंगे तो। कविता चौधरी, नोएडा की न्यूज़ है। अच्छा, ट्विन टावर जो, ठीक है, मैंने भी देखा था ट्विन टावर के बारे में, जो गिर गया है, बहुत ही अजीब तरीके से अचानक से डिमोलिश हो गया है। नाउ आई गॉट योर पॉइंट, ठीक है, यस्टरडे की न्यूज़ है। सर व्हेन डिड द क्लास स्टार्ट, एम आई वेरी लेट? बिल्कुल लेट नहीं है, एक ही दो चीज़ को डिस्कस किया गया है, ठीक है। ट्विन टावर के बारे में समझ आ गया, कल मैंने भी देखा था, लेकिन मुझे लगता है ऐसी ही कोई चीज़ है, बट सच में बहुत अजीब तरीके से गिर गया है रिसेंटली, ठीक है। रंजना जी गुड इवनिंग। हाँ, दा नहीं आएगा, पुट एम्फेसिस, ठीक है, दा नहीं आएगा। अगले की बात करेंगे। अगला है कंस्ट्रक्शन हैड स्लोड बिकॉज ऑफ अ डेथ ऑफ लेबरर्स। आप सभी को पता है कि आपको बताया गया है बिकॉज ऑफ की मीनिंग क्या होती है, के कारण होता है। क्या मीनिंग होती है? के कारण होता है। और डेथ ऑफ की मीनिंग होती है कमी। तो कमी के लिए हम यूज करते हैं डेथ ऑफ। स्कार्सिटी ऑफ, पॉसिटी ऑफ, पॉसिटी ऑफ हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा शॉर्ट ऑफ, शॉर्टेज ऑफ, इन सब के बाद ऑफ होता है। सबकी मीनिंग होती है की कमी, किसी चीज की कमी, की कमी, इन सभी की मीनिंग होता है की कमी। जिसे कहते हैं डेथ ऑफ लेबरर्स, लेबरर्स की कमी होता है। तो सभी की मीनिंग, जैसे हम रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, अच्छा, खत्म होने के लिए इसकी मीनिंग होती है कम पड़ जाना या कमी, की कमी या कम पड़ जाना। जैसे हमने कहा आप रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी,
यानी कि मेरे पास पैसा कम पड़ गया, और आउट ऑफ हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, नित्या जी गुड इवनिंग, पूर्णा गुड इवनिंग। लेट नहीं है, बस थोड़ा लेट हुई है पूर्णिमा जी। डिस्पाइट द लैक ऑफ एक्सपीरियंस ही गॉट द जॉब। तो जब भी हम लैक यूज करते हैं, लैक माने होता है कमी, लैक के बाद ऑफ होता है समथिंग, किसी चीज की कमी की बात करते हैं तो समथिंग आ जाएगा, लैक की कमी हो जाएगा, की कमी। लेकिन टैलेंट की कमी होता है तो इनका प्रयोग करते हैं, लैक्स इन टैलेंट, तो लैक के बाद इन यूज करते हैं, और यहां मतलब होता है टैलेंट की कमी है। कमेंट में आप बताएंगे लिख करके, एक वर्ड होता है टैलेंट, जैसे यहां पर लिखते हैं, आंसर करेंगे क्या होता है टैलेंट, और दूसरा होता है स्किल। इन दोनों में डिफरेंस क्या है बताएंगे कमेंट में। तो लैक इन टैलेंट यानी कि टैलेंट की कमी, तो वैसे भी लैक के बाद हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब भी इसके बाद में टैलेंट की बात करेंगे तो इनका प्रयोग करेंगे, राइट। पूर्णिमा जी नहीं, आप लेट नहीं है, गुड इवनिंग पूर्णिमा चतुर्वेदी। बस थोड़ा लेट है, उसको बाद में कवर कर लेंगे। अगला है सुपीरियर। वैसे मैंने इसको एडजेक्टिव में बताया है, लेकिन एक बार फिर से बता दे रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में वो पूछा जाता है। जैसे हमने कहा सुपीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफेरियर, सुपीरियर, इंफेरियर, जूनियर, सीनियर, प्रायर, प्रायर एंटेरियर, पोस्टेरियर, प्रेफर। इन सभी के बाद हम क्या यूज करते हैं, सभी के बाद टू आता है, मीनिंग आप सभी को पता है, ठीक है, कोई डिफिकल्ट है नहीं, प्रेफर मीन्स पसंद करना, और सभी के बाद हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस है ही इज सुपीरियर टू हिज ब्रदर, वो अपने भाई से सुपीरियर है, तो टू का प्रयोग किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगले पॉइंट पे आते हैं, द एक्सटीरियर वॉल। एक्सटीरियर, तो यहां पे हम यूज करते हैं इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, और इसी में हो जाएगा मेजर, माइनर, अल्टेरियर। इसके बाद अक्सर टू का प्रयोग कर देते हैं इन सभी के बाद, लेकिन टू का प्रयोग इनके बाद कभी नहीं किया जाएगा, इनके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। इंटीरियर अंदर का हिस्सा, एक्सटीरियर बाहर का हिस्सा, मेजर मीन्स बड़ा, माइनर मीन्स छोटा, और अल्टेरियर माने दूसरा होता है। अल्टेरियर मीन्स क्या होता है, अदर। तो जिससे कह सकते हैं आई डोंट हैव एनी अल्टेरियर मोटिव बिहाइंड हेल्पिंग यू, आपकी हेल्प करने के पीछे मेरा कोई मोटिव नहीं है। हाँ, आंसर सिमरन ने क्या है, टैलेंट गॉड गिफ्टेड होती, स्किल यू डेवलप विद द टाइम बाय वर्किंग ऑन इट, बिल्कुल सही आंसर है। धर्मेंद्र ने क्या है कि टैलेंट मीन्स प्रतिभावान, वेयर इज स्किल मीन्स स्पेशलाइजेशन इन समथिंग।
धीरेन्द्र जी आप भी सही, लेकिन इतनी इंग्लिश हिंदी में लिखी है तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं हिंदी में लिख करके। रवि सिंघल गुड इवनिंग। रोहित टैलेंट इंटर स्किल एक्सटर्नली इंटरनल स्किल, अच्छा टैलेंट इंटरनल स्किल एक्सटर्नल, नहीं इंटरनल एक्सटर्नल नहीं कह सकते हैं, बस ये होता है टैलेंट जो होते हैं गॉड गिफ्टेड होती है, स्किल आप एक्वायर करते हैं। ठीक है, तो जो टैलेंट होती है उसको आपको निखारना होता है, आपके अंदर पहले से होती है, लेकिन स्किल जो होती है उसको आप सीखते हैं। तो जो चीज़ सीखते हैं वो स्किल है। जैसे टाइपिंग हो गई, आपका स्किल टेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये सारा स्किल में आ जाएगा। टैलेंट गॉड गिफ्टेड, स्किल यू डेवलप विद द, ठीक है बिल्कुल सही है सिमरन जी। तो ये होते हैं, इनके अंदर कोई प्रिपोजिशन नहीं आता है। अगला देखेंगे, मैन इज अटर फूल। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है अटर। अटर माने होता है अधिक, यहाँ पे क्या मीनिंग इसकी होती है, अधिक, जिसको हम बोलते हैं निपट मूर्ख है। तो अटर यूज करते हैं, अटर, अटर, अपर, अपर हो गया, और इसके बाद में फॉर्मर, लेटर। ये दिखने में कंपैरेटिव डिग्री लगते हैं, लेकिन ना तो इसके बाद हम टू का प्रयोग करते हैं और ना ही दैन का प्रयोग करते हैं। इन दोनों का प्रयोग नहीं किया जाता है, रॉन्ग होता है। सिंपली पॉजिटिव डिग्री की तरह प्रयोग करेंगे। जैसे दिस मैन इज एन अटर फूल, ये जो आदमी है बहुत बड़ा बेवकूफ़ है या निपट मूर्ख है। ठीक है, ज्योति जी का कहना कि आप प्रिपोजिशंस पढ़ा रहे हैं लेकिन उस पर लिखा हुआ है कंजंक्शन, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बताया गया है इस क्लास को स्टार्ट होने से पहले कि प्रिपोजिशंस का थोड़ा छोटा है, उसको पहले कवर करेंगे, उसके बाद में कंजंक्शन शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी बाकी समय में कंजंक्शन भी शुरू करेंगे। ये थोड़ा बचा हुआ है, कंप्लीट हो जाएगा अभी। देयर आर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन मोहन एंड सोहन। इसको हमने पहले बताया, दोबारा से बताते थे। डिफरेंस की बात करते हैं तो जब भी डिफरेंट होता है, डिफरेंस, डिफरेंस के बाद हम यूज करते हैं बिटवीन। लेकिन यदि हम डिफरेंट यूज कर रहे हैं तो डिफरेंट के बाद हम यूज करते हैं फ्रॉम। आपके एग्जाम में यूज किया जाता है दैन, तो ध्यान रखेंगे दैन का यूज करना रॉन्ग होता है। एक होता है डिफर, तो डिफर के बाद में फ्रॉम यूज करते हैं। अलग होना, भिन्न होना, आई बेग टू डिफर, तो फ्रॉम यूज करेंगे। ठीक है, तो देयर आर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन मोहन एंड सोहन। मोहन और सोहन के बाद में बहुत सारी डिफरेंसेस है, बहुत सारी भिन्नता है। एक दो और बच्चे होंगे। ही इज लॉन्गिंग फॉर, लॉन्ग फॉर माने होता है किसी के लिए बेताब होना। अगर किसी चीज के लिए बेताब है तब भी आप लॉन्ग लगाएंगे, किसी व्यक्ति के लिए बेताब है तब भी आप लॉन्ग लगाएंगे, लॉन्ग फॉर। जैसे कहते हैं वो एक कप चाय के लिए बेताब है तो ही इज लॉन्गिंग फॉर अ कप ऑफ टी, और वह किसी और के लिए बेताब है तो बोलेंगे ही इज लॉन्गिंग फॉर हर, वो उसके लिए बेताब है, उसके लिए मर रहा है, ये सारे उसके लिए बेचैन है, ये सारा आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए एक ही वर्ड लॉन्गिंग नहीं होता है, कई सारे वर्ड यूज़ करते हैं। एक तो होता है लॉन्ग फॉर, लॉन्ग, डाई फॉर, डिजायर फॉर, covered for, yearn for,
इन सब की मीनिंग होती है के लिए बेताब होना, के लिए बेचैन होना, के लिए बेताब होना, या के लिए बेचैन होना, के लिए बेचैन होना। ठीक है, के लिए बेताब होना, के लिए बेचैन होना, और ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, कई इसमें से एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, कोई और बचा हुआ है तो 71, आई थिंक ये लास्ट होगा। और लिखा ही इज जेलस, ईर्ष्या होता है जेलस, तो जेलस के बाद में ऑफ लगाते हैं। जेलस ऑफ, ठीक है, जेलस के बाद में ऑफ लगाएंगे। लेकिन जब हम कवटस की बात करेंगे, लालच होता है, कवटस, तो इसके बाद भी ऑफ आएगा। ठीक है, तो जब भी ही इज जेलस ऑफ हिज सक्सेस, उसकी सक्सेस से उसको जेलस यानी कि ईर्ष्या है, एंड कवटस ऑफ हर पोजेशन, और उसकी जो पोजेशन है, संपत्ति, उसको लेकर के उसके अंदर लालच है। ठीक है, डिजायरस जैसे होता है, डिजायर से डिजायरस, तो उसके बाद भी ऑफ आ जाएगा। यहां पर भी ऑफ यूज करेंगे, ख्वाहिश या चाहत। आई होप यहीं पे प्रीपोजिशंस खत्म होता है। हाँ, प्रीपोजिशंस यहीं पे खत्म होता है। तो अगला चैप्टर आपका होगा कंजंक्शन। अब हम कंजंक्शन शुरू करेंगे। देखिए, आपको जो नोट क्रैक है, 3 टाइप के प्रीपोजिशंस हमने बताए हैं। पहले तो जैसे ऑन है, अपॉन है, इन है, ऑन है, वो जो आपको बताया गया है, ये रियलिटी है कि उससे बहुत ही कम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाले जो हैं। लेकिन उसके बाद में जो आपको बताया गया फ्रेज प्रीपोजिशंस, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो हमने बताया है, इस वर्ड के बाद ये प्रीपोजिशंस आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रिवेंट के बाद में फ्रॉम बताया गया है, इंसिस्ट के बाद ऑन आएगा, पॉसिस्ट के बाद इन आएगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको आप कहीं से नोट कर लेंगे सारे एक साथ में, उसके बाद में प्रिपेयर कर डालेंगे। रही बात इसकी पीपीटी की, तो ये जो पीपीटी है, इसकी पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगी। वहाँ से क्वेश्चंस आपको सारे मिल जाएंगे जो यहाँ पे शो हो रहे थे यहाँ पे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे कंजंक्शन। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी जो बचा हुआ समय है उसमें हम कंजंक्शन डिस्कस करेंगे। तो आपकी हेडिंग है कंजंक्शन। कंजंक्शन, कंजंक्शन होता क्या है? तो कन के माने होता है, कन की मीनिंग होती है टुगेदर, टुगेदर यानी कि साथ साथ। और दूसरा है जंक्शन, जंक्शन की मीनिंग होती है गैदरिंग। गैदरिंग यानी कि कलेक्शन हो जाएगा, इकट्ठा बहुत सारे लोगों का होना। जैसे कि जंक्शन नहीं देखते हैं, गोंडा जंक्शन हो गया, गोरखपुर जंक्शन है, लखनऊ जंक्शन है, जहाँ पर कई सारे लाइन आकर के मिलते हैं, उसको जंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर लाइन तो नहीं मिलेगी, लेकिन कई सारे सेंटेंसेस कभी मिलेंगे, कभी फ्रेज को जोड़ा जाएगा, कभी क्लॉज को जोड़ा जाएगा, कभी 2 नाउन को जोड़ेंगे, कभी 2 प्रोनाउन को जोड़ेंगे। तो जब भी जोड़ने का काम जिन वर्ड से किया है तो उनको हम कंजंक्शंस कहते हैं। अब जो हमारे पास कंजंक्शंस होती हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और एक हम यूज करते हैं इसमें जो होता है सिंपल कंजंक्शंस। तमन्ना बानो है, सर मेरा डाउट रहता है पर मेरे कमेंट लेट हो जाता है। पूछिए तमन्ना जी, क्या डाउट आपका रहता है? तो कंजंक्शन की बात करते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ठीक है, 3 तरह के कंजंक्शन होते हैं। पहले कुछ सेंटेंस हम देखते हैं किस कंजंक्शन होता क्या है। से पहला सेंटेंस है, राम
एंड श्याम आर गोइंग टू कॉलेज। राम एंड श्याम आर गोइंग टू कॉलेज एक सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस, राम went to Delhi and Shyam went to Mumbai। और थर्ड सेंटेंस है, राम was speaking English fluently and smoothly। ये तीन सेंटेंस है, तीनों में हमने कंजंक्शन यूज किया। तीनों सेंटेंस में जो आपका कंजंक्शन है वो कंजंक्शन केवल एंड यूज किया गया। पहले सेंटेंस में यहाँ पे एंड आ रहा है और यहाँ पे एंड आकर के दो नाउन को जोड़ रहा है। ये भी हमारे पास एक नाउन है, ये भी एक नाउन है, दोनों नाउन को एंड कर रहा है। सेकंड सेंटेंस में ये हमारे पास एक सेंटेंस है और ये भी हमारे पास एक दूसरा सेंटेंस है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है कंजंक्शन। और तीसरे सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर राम वॉज स्पीकिंग, राम बोल रहा था इंग्लिश फ्लुएंटली, ये हमारे पास एक एडवर्ब है और ये भी एक एडवर्ब है, तो दो एडवर्ब को जोड़ रहा है। दैट मीन्स कि कंजंक्शन कभी एडवर्ब को जोड़ता है, कभी ये दो सेंटेंस को जोड़ेगा, कभी फ्रेज को जोड़ेगा, कभी क्लॉज को जोड़ेगा। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बनेंगे। ठीक है, तो इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। आई एम फ्रॉम गोरखपुर, पीपी सिंह कह रहे हैं। अंकिता चौहान का कहना है कि सर आप अपनी क्लास 5 से 6 नहीं हो सकती। 5-6 हो सकते हैं लेकिन बहुत सारे लोग की दिक्कत है। ठीक है, दूसरी क्लास होती है। कविता चौधरी एंड कंजंक्शन है, बिल्कुल कंजंक्शन है कविता जी। तमन्ना जी का कहना है सर पढ़ाते हैं, हम सब नोट कर रहे हैं सर, रिवीजन भी करते हैं, एग्ज़ाम कवर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। सबसे पहली बात है कि जो चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा उसको आप नोट्स बनाएंगे, रिवाइज करेंगे और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ग्रामर किसी और बुक से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितनी ग्रामर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सफिशिएंट है। और जो मैं आपको ग्रामर पढ़ा रहा हूँ ये क्रीम चीज़ें दे रहा हूँ। कई सारी बुक का अध्ययन है, कई साल का एक्सपीरियंस है, तो उसके बेसिस पे जो भी आपको दे रहा हूँ एक अच्छी चीज़ है। तो किसी ग्रामर के बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आप केवल क्या करेंगे, जो चीज़ यहाँ पे नोट करा रहा हूँ इसको पढ़ेंगे, बाकी प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर वाइज पहले प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे आप, चैप्टर वाइज जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो रैंडमली प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर का पेपर। अगर आपको प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं मिलता है, एसएससी के ले लीजिए, बहुत सालों का कलेक्शन है, वहाँ से सारा आप तैयार कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम में देंगे तो बेनिफिट देगा आपको। ठीक है, मृत्युंजय जी प्लीज़ चेंज करना हो तो 8 के बाद। मृत्युंजय जी करना कि 8 के बाद, तो इसलिए चेंज नहीं कर रहे क्योंकि सबका अलग अलग इश्यू है, इस वजह से चेंज नहीं करते, यहीं पे रखे हैं। ठीक है, जिसका भी कोई डाउट हो तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। बाकी आपको मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको बताई है, तो आईडी अपना बताया है, तो वहाँ पे भी पूछ सकते हैं अपने डाउट। जो भी डाउट पूछते हैं उनको बताया जाता है। सिमरन जी क्या करें, प्रैक्टिस सेट। ठीक है, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा, आपको प्रैक्टिस सेट हम दे देंगे, उसके मिल जाएंगे आपको। ठीक है, एसएससी के तो वैसे भी मार्केट में बहुत सारा मिल जाएगा। बाकी अदर एग्जाम के तो कम होते हैं, लेकिन एसएससी के बहुत सारे मिल जाएंगे, उसी से प्रैक्टिस कर डालिए आप सारे लोग।
आते हैं इसके। पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यह कंजंक्शन जो होता है कंजंक्शन, तो जो कंजंक्शन होता है 3 टाइप के कंजंक्शंस होते हैं, इनको हम लिखते हैं। सबसे पहला जो कंजंक्शन हो जाएगा सबऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग लेते हैं सबसे पहले, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ये जो बीच में कलर चेंज हो जा रहा है कि आप सभी को दिख रहा है ये कलर, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और थर्ड होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन, तो ये हमारे पास कंजंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब यदि हम बात करें सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं, तो इनकी डेफिनेशंस की बात करें, डेफिनेशंस को लिख दिया जाए या ऐसे बता दें। सर येलो कलर इज नॉट विजिबल, राहुल जी का कहे कि सर टेलीग्राम किस नेम से है। अच्छा, एक कविता जी का कहना है सर सर मुझे थोड़ा सा डर था इसलिए आपसे बोले हैं, एसएससी वाले में काफ़ी एडवांस रहता है, उतने वाइड स्पेक्ट्रम। अगर एडवांस लगता है तो एसएससी में जो है 10+2 वाला प्रैक्टिस करेंगे या फिर मल्टीटास्किंग की प्रैक्टिस करेंगे, उसका लेवल इजी होता है, उससे कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल में जाएंगे या उसमें आप जाएंगे इसके सीपीएसआई के, तो आपको टफ मिलेंगे। लेकिन मल्टीटास्किंग का हो गया, उसमें जो पेपर होता है 10+2 का होता है, वो ईजी होता है, उसके प्रैक्टिस कर सकते हो, ईजी लेवल मिल जाएगा। टेलीग्राम किस नेम से है? हनीफ 91, अच्छा MOSD हनीफ 91 के नाम से है। पहले कलर चेंज करता हूँ, आपका इशू है कलर को लेकर के। ठीक है, यहाँ से पूछ लीजिएगा जो दिक्कत आएगी। येलो चेंज हो गया। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो दो फ्रेज, दो क्लॉज, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। उसी की तो अभी बात कर रहे थे। अ वर्ड दैट इज यूज टू ज्वाइन टू फ्रेजेस, क्लॉजेस, वर्ड्स, सेंटेंसेस और कॉल्ड कंजंक्शन। ठीक है, चलो कंजंक्शन की डेफिनेशन की बात करो तो डेफिनेशन नोट कर दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं शॉर्ट में। यह आपको कंजंक्शन का डेफिनेशन नीचे नोट कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। कंजंक्शन का डेफिनेशन यहाँ नोट कर दे रहे हैं, ये आप नोट ही कर चुके होगे, नहीं नोट किए हो तो नोट कर लो। कंजंक्शन की डेफिनेशन ये होती है, अ वर्ड that is used to add two words, comma, sentences, phrases and
क्लॉजेज, यानी कि कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो ज्वाइन करता है, किसको ज्वाइन करता है, जोड़ता है, दो वर्ड को जोड़ता है, या फिर दो सेंटेंस को जोड़ेगा, या दो फ्रेज को जोड़ता है, या दो क्लॉज को जोड़ता है, इन्हीं को हम कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन जल्दी आता नहीं, फिर भी ये हो जाएगा। इकोनॉमिक की क्लास कब होगी? इकोनॉमिक क्लास के बारे में मुझे आइडिया है नहीं, शेड्यूल का मुझे नहीं पता है। ठीक है सर, मेरा इंग्लिश बहुत वीक है, प्लीज़ थोड़ा डिटेल में और सिलेबस के हिसाब से। पीपी सिंह, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैं बताऊंगा वही सफिशिएंट है। और ठीक है, जितनी काम की चीज़ें वो सारा मैं बता देता हूँ। ठीक है, अगर मैं किसी चीज़ को शॉर्ट में बता रहा हूँ तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बस ये मान के चलो। वो ब्लाइंडली मुझ पर भरोसा करना है, और ये चीज़ आपको बेनिफिट देगा तो प्रैक्टिस सेट लगाइए, या फिर एग्ज़ाम में देखेंगे तो उसको बेनिफिट करेगा कि हाँ जो चीज़ें बताई गई हैं वही एग्ज़ाम में आती हैं। राधे राधे योगेश जी। तो ये कंजंक्शन का डेफिनेशन हो गया। ठीक, अब हम एक एक की बात करेंगे, ये डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले ये कंजंक्शन का डेफिनेशन हो गया। अब सबसे पहले है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करेंगे एक एक करके, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, परेशान होंगे। सबसे पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, इनका हम कहाँ पे यूज करते हैं तो आगे नोट कर लेंगे। दे आर यूज्ड टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस of equal rank, equal rank। ये कहना चाहते हैं कि इनका प्रयोग करते हैं दो सेंटेंस, दो से ज़्यादा सेंटेंस भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जहां भी हम जोड़ेंगे, दो सेंटेंस की बात करेंगे, फ्रेज की बात करेंगे, तो ये इक्वल रैंक के होंगे। इक्वल रैंक इन द सेंस, यानी पहला सेंटेंस जिस टेंस में होगा दूसरा उसी टेंस में यूज किया जाएगा, या पहला जिस फॉर्म में होगा दूसरा उसी फॉर्म में होगा। इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे कि एंड है, बट, सो। ठीक है, ये सारे इसमें एंड है, बट है, सो, इस तरह के इसमें आ जाते हैं, हम यूज करते हैं यहाँ पे। जैसे एग्जांपल नोट एक लेते हैं, शी कुड पास the exam with good marks, but she did not वर्क हार्ड। तो कहते हैं वो एग्जाम को अच्छे नंबर से पास कर सकती थी लेकिन उसने मेहनत ही नहीं किया। तो ये सेंटेंस भी देखिए, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, इसको एंड बट से जोड़ा गया है। इस तरह से हमारे हो जाएंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। डिटेल में आगे बात करेंगे, एक ही एग्जाम्पल लेंगे, सारे एग्जाम्पल नहीं लेंगे, क्योंकि अभी हमें डिटेल में डिस्कस करना है एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला दूसरा हो जाएगा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सब ऊपर लेते हैं सबऑर्डिनेटिंग को, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कंजंक्शंस
सबऑर्डिनेटिंग क्या होता है, इसमें दो क्लॉज होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, दूसरा मेन क्लॉज होता है, एक दूसरे पे डिपेंड होता है। तो नोट कर लेंगे, दे आर यूज्ड टू ज्वाइन two sentences where one is principal clause and the other is subordinate clause। एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। इसमें कौन कौन से आते हैं, तो जैसे कि इसमें हम यूज़ करते हैं व्हेन, until, unless, ठीक है, और कई सारे हो जाएंगे इसमें, इफ है, ठीक है, बिफोर, आफ्टर, ये सारे इसमें आ जाएंगे। एक सेंटेंस लेते हैं, when I reach home I will call you। तो देखिए आई विल कॉल यू आपको समझ आ गया, लेकिन हम बोलेंगे व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचूंगा तो क्या, जब मैं घर पहुंचूंगा तो क्या, नहीं समझ आ रहा है तो इसी को बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज हो जाता है। और ये हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि ये जो होता है प्रिंसिपल है, मेन है, और ये अपनी मीनिंग देने में सक्षम होता है। तो प्रिंसिपल क्लॉज स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन ये डिपेंड होता है प्रिंसिपल क्लॉज पे अपनी मीनिंग देने के लिए, और इसी को बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। आपके एग्जाम में कभी क्लॉज नहीं पूछा जाता है कौन सा क्लॉज है ये, उससे समझने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको ये नहीं समझ आता है कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है कि नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस बेसिक थोड़ा आपको बता दे रहे हैं। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा ही नहीं, आपसे कभी नहीं पूछेगा कि इसमें कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज है और कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ऐसा कभी पूछेगा ही नहीं। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक के लिए, ठीक है, तो इससे परेशान बिल्कुल नहीं होंगे आप। और पीपी जो इससे क्वेश्चंस पूछेंगे वो क्वेश्चन मैं अभी आगे इसके बाद डिस्कस करूंगा। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में आते हैं, तो उस टाइप पे आते हैं। अब ये बेसिक चीज़ें थी जो आपको बताया गया। तो सबसे पहला पॉइंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है, और क्या है, जब भी हमें यूज़ करना होता है, ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं हार्डली। क्या यूज़ करते हैं, हार्डली, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली। जब भी हमें इसका यूज़ करना होता है तो इसके बाद क्या यूज़ करते हैं, इसके बाद दैन आता है या फिर बट आता है या फिर देन आता है, ठीक है, और या कॉमा लगा देते हैं। और ये सारे के सारे रॉन्ग होते हैं, इसका प्रयोग कभी नहीं करते हैं। यानी कभी भी हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली के बाद में
देन आ रहा है, बट आ रहा है, देन आ रहा है, कॉमा यूज़ किया गया है, कॉमा इसे हम यूज़ करते हैं। तो इन सभी का प्रयोग किया गया, सारे के सारे रॉन्ग होते हैं, कभी नहीं यूज़ किए जाते हैं। फिर सही क्या होता है, तो इन सभी के बाद में हम यूज़ करते हैं व्हेन। इन सभी के बाद में क्या आएगा, व्हेन आएगा। फिर आपको क्यों बताया गया ये सारे वर्ड, क्योंकि आपके एग्जाम में यही देखने को मिलेगा, जब भी हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली का प्रयोग किया जाएगा तो उसके बाद में या तो देन लगा होगा, या देन लगा होगा, या बट लगा होगा, या कॉमा लगा होगा। ठीक है, अगर इनमें से कोई नहीं लगा है, व्हेन लगा हुआ है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन जब भी इस टाइप के सेंटेंस देखेंगे तो आप जरूर चेक करेंगे, क्योंकि व्हेन की मिस्टेक होती है। आई होप कि ये समझ आया होगा आपको। तो इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे आप। देखिए स्ट्रक्चर में हम सारे वर्ड को एक साथ में लिखेंगे तो स्ट्रक्चर जल्दी बन नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा। तो एक वर्ड से हम स्ट्रक्चर को फॉर्म करेंगे। आप सारे वर्ड को वहाँ पर रख करके टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जैसे एक वर्ड लेते हैं यहाँ पे, हार्डली से हम स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। बस हार्डली को लेंगे, आप सभी को यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, हम यूज करेंगे हार्डली। हार्डली के बाद हम यूज करते हैं डू या डज, प्लस क्या यूज करेंगे, डू डज के बाद में सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद में क्या यूज किया जाएगा, व्हेन, जैसे कि आपको बताया गया। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। और इसके बाद क्या आएगा, व्हेन आएगा। व्हेन के बाद क्या यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर पहला हुआ। ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया गया। दूसरा स्ट्रक्चर है, जब भी हम हार्डली यूज करेंगे तो हार्डली के बाद में हम डिड यूज करेंगे। डिड के बाद में सब्जेक्ट आएगा। अभी सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है या प्लूरल हो, सभी के साथ हम डिड का प्रयोग करते हैं। यहां पर क्या होगा, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज आएगा, प्लूरल है तो डू आएगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं, प्लूरल के साथ डू का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब इस सेंटेंस की बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि डिड जो होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमेशा हम डिड का प्रयोग करेंगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। और डिड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है, आप सभी को पता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद क्या कंजंक्शन आएगा, व्हेन का प्रयोग करेंगे। और व्हेन के बाद में क्या होगा, तो चूंकि ये सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट टेंस में यूज किया गया है, तो यहाँ पर भी हम क्या यूज करेंगे, सिंपल पास्ट हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल पास्ट टेंस। इसका एक तीसरा स्ट्रक्चर होता है। तीसरे स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, तीसरे स्ट्रक्चर को देखते हैं। फिर से हार्डली यूज करेंगे, हार्डली। हार्डली के बाद में क्या यूज किया जाएगा, यहाँ पे हम हैड का प्रयोग करेंगे। हैड के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो आप सभी को पता है कि जब भी हम हैड का प्रयोग करते हैं तो ये परफेक्ट टेंस होता है और पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। इसमें वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। तो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और थर्ड फॉर्म के बाद में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद फिर से कंजंक्शन व्हेन यूज करेंगे। और चूंकि जो पहला सेंटेंस हमारे पास यूज किया, ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। तो जब ये पास्ट टेंस है तो यहाँ पर भी हम सिंपल पास्ट ही यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में नहीं जाएंगे, याद रखिएगा, सिंपल पास्ट ही यूज करेंगे। सिंपल पास्ट, एस से सिंपल है और पी से पास्ट, सिंपल पास्ट यूज करेंगे। तो ये तीन स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हैं। डू की कंडीशन ये है पीबीजी की, जो डू की बात करते हैं तो डू जो होता है ये किसके साथ आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। यानी प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हमारे पास होते हैं, तो इसमें हमारे पास होगा वी, यू, दे, आई एंड नेम्स। ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। इनके साथ क्या आएगा, तो इनके साथ डू आएगा। इन सभी के साथ क्या आएगा, डू आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज आता है। सिंगुलर में कौन कौन से आते हैं, तो इसमें जैसे हो जाएगा ही, शी, इट,
एंड नेम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और इनके साथ क्या आता है, डज आता है। तो उसी चीज़ को यहाँ फॉलो करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज, प्लूरल के साथ डू यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो चूंकि ये स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, इस स्ट्रक्चर में ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में जब भी आएगा तो ये डू डज को बाद में यूज़ कर देते हैं, या डिड को बाद में कर देंगे, या हैड को बाद में कर देंगे, या दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं कि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए वहाँ पे सिंपल पास्ट कर देंगे, और जहाँ पे सिंपल पास्ट होना चाहिए वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट कर देंगे। अगर ऐसी कोई भी चेंजेस की जाती है तो आपके ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएंगे। और एक मिस्टेक यहाँ पर क्या करते हैं, जहाँ पे वेन लगा हुआ है वहाँ पे देन लगा देते हैं, या उसमें से कोई भी चीज़ लगा देंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। आई होप कि ये बात आप सभी को समझ आई होगी। हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, आप बताएंगे करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, इनको हम ऊपर पहुंचा रहे हैं। एग्जाम्पल में आप ये बताएंगे सेंटेंसेस जो मैं लिख रहा हूं वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। पहला सेंटेंस है, हार्डली आई हैड reached the station then या when the train departed। ठीक है, ये पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस, scarcely had I put my phone into my pocket then it started ringing। थर्ड सेंटेंस है, हार्डली does she reach her home when her mother gives some work टू डू। सेंटेंस में बताएंगे क्या मिस्टेक है। राहुल जी उसको भूल जाइए कि किस में आते हैं, सबऑर्डिनेटिंग में या कोऑर्डिनेटिंग में। उससे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाएंगे कि किस में आते हैं, सबऑर्डिनेटिंग में या कोऑर्डिनेटिंग में, ठीक है। वो पहचान के लिए आपको बताया गया था क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है किस में आते हैं। तो पहला सेंटेंस है, हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन when the train departed। हार्डली का प्रयोग किया गया, आपको बताया गया था कि हार्डली का जब भी यूज़ करेंगे उसके जस्ट बाद हैड आएगा। इस हैड को हमने आई के बाद, सब्जेक्ट के बाद यूज़ किया है, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे और फिर ये सेंटेंस सही हो जाएगा। सेकंड सेंटेंस है, स्कार्सली हैड आई पुट माई फोन इनटू माई पॉकेट। जैसे ही मैं मुश्किल से मैंने अपना फ़ोन, ये मुश्किल से इसकी मीनिंग होती है, मुश्किल से,
मुश्किल से मैंने अपना फ़ोन अपने पॉकेट में रखा था, देन इट स्टार्टेड रिंगिंग, कि ये बजना शुरू हो गया। तो देन नहीं आएगा, क्या आएगा, व्हेन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इन सभी के बाद हम व्हेन का प्रयोग करते हैं। और थर्ड है हार्डली डज शी रीच हर होम, मुश्किल से वो अपने घर पहुंचती है। व्हेन हर मदर गिव हर सम अदर वर्क, उसकी मम्मी उसको कोई दूसरा काम देती है करने के लिए। तो मदर चूंकि सिंगुलर है, यहाँ पे गिव्स कर देंगे, फिर ये सही हो जाएगा। आई होप ये सेंटेंसेज आप सभी को समझ आए होंगे। इडियम फ्रेजेज वर्ड की प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस कराएंगे। आपको क्या करना होगा कि इडियम फ्रेजेज जो हैं उनको आपको पीडीएफ मिला होगा, उससे आप तैयार कर लो, क्योंकि मैं जब आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा तो क्वेश्चंस होंगे, उस क्वेश्चंस में आपके 4 ऑप्शंस होंगे और 4 में से आपको एक चूज़ करना होगा क्या करेक्ट है। तो आप चूज़ तभी कर पाओगे जब पहले से प्रिपेयर कर रखे होगे। तो पहले से तैयार कर रखिए, बाकी मैं एक्सप्लेन तो वहाँ पे करेंगे ही, ठीक है। कोई किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेंगे, आज हम यहीं तक के डिस्कस करेंगे। किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आई हो, सो यू पीपल कैन आस्क, कहीं वो किसी को कोई डाउट हो तो। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आपके किसी के कमेंट नहीं आ रहे हैं। क्लास 6 बजे शो नहीं हुई मुझे, अंकित जी का कि क्लास 6 बजे शुरू नहीं हुई। 6 बजे नोटिफिकेशन तो आ जाता है, मेरे पास तो आता है, आपके पास कैसे नहीं आता है। और अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो एक बार चेक कर लिया कीजिए, 6 बजे चेक कीजिए, उसके बाद में आप थोड़ा 5-10 मिनट बाद में भी चेक कर लीजिए। तो क्लास ज़्यादा लेट होती है तो 5 मिनट से लेट होते हैं हम। सो इफ़ द क्लास इज़ रनिंग यू विल गेट द नोटिफिकेशन। अर्चना जी का कहना है कि सर फर्स्ट सेंटेंस की हिंदी में बता दीजिए। और यशवी जी का कहना वोकेबलरी का बेड़ा पार कैसे लगेगा। वोकेबलरी की पीडीएफ आपको मिली होगी, उसको रिवाइज करेंगे डेली, बाकी मैं भी पढ़ाऊँगा आपको। पीपीसी सर बस एरर से ही पूछेगा, हाँ कंजंक्शन से एरर से आता है, फिल इन द ब्लैंक से भी आ सकता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से भी आ सकता है। अंकित जी का कहना है कि सर आपको स्कूल में पढ़ाना चाहिए ताकि स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट क्लियर हो, स्कूल गलत है। अंकित जी मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ लेकिन वहाँ पे बच्चे पढ़ते ही नहीं है, बड़ी कोशिश करता हूँ कि उनको अच्छी समझाया जाए, लेकिन वो पढ़ते ही नहीं, यहाँ तक कि वो सुनने के लिए रेडी नहीं होते कि वो सुन ले, मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात सुनते ही नहीं हो। मुझे भी पहले ऐसा लग रहा था कि स्कूल में अगर हम पढ़ाएं तो वहीं सुन के बेस को अच्छा कर दें तो आगे चल करके उनको बेनिफिट होगा, लेकिन चाह करके बहुत कोशिश करते हैं, कभी कभी पिटाई भी करते हैं, लेकिन तब भी वो पढ़ने के लिए रेडी ही नहीं है। क्या किया जाए फिर। तमन्ना जी का कहना है सर एसएससी की एग्ज़ाम भी कैसे क्वेश्चन होते हैं। एसएससी के एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं तमन्ना जी, प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे मिलेंगे आपको। जैसे वॉवेल के आगे आयन लगा देते हैं जबकि वॉवेल प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से लगता होता है, ठीक है अंकित जी मैं उसको डिस्कस करूँगा, उसको जब भी हम आर्टिकल की बात करेंगे तो आप बात करेंगे। एक तो हम वॉवेल के हिसाब से लगाते हैं, जैसे इंक पॉट है तो उससे पहले आयन लगाएंगे, ऑरेंज है तो उससे पहले आयन लगाएंगे, और दूसरा जो यूनिवर्सल रूल होता है वो है प्रोनाउंसिएशन की, इसकी कैसे करते हैं। तो यदि उसकी प्रोनाउंसिएशन में वॉवेल की साउंड आती है तो उसमें हम आयन का प्रयोग करते हैं, कॉन्सोनेंट की साउंड आती है तो उससे पहले आ का प्रयोग करते हैं। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, अभी चैप्टर आपका बचा हुआ है आर्टिकल, उसमें डिस्कस करेंगे। कोरिलेटिव कंजंक्शन, अच्छा कोरिलेटिव कंजंक्शन मैंने नहीं बताया, कोरिलेटिव कंजंक्शंस ये कैसे छूट गया, ठीक है। कौन से क्लास के स्टूडेंट होते हैं, वो जो स्टूडेंट में पढ़ाता हूँ 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट होते हैं वो, ठीक है कल कराएंगे ज्योति जी कोरिलेटिव। पीपी जी का कहना है कि कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं, जो हो चुके हैं आप परेशान मत होइए, फिर से होंगे, ठीक है आपको सारे टॉपिक मिलेंगे, उसकी टेंशन नहीं लेना है आपको। गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट एग्ज़ाम बना दिया है,
यशवीर कहने कि जो स्कूल में नहीं सुनते उन्हीं के लिए गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट एग्ज़ाम बना दिया है। तो आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं। आई होप कि किसी का कोई डाउट नहीं है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। वो क्या होता है कि जैसे क्या होता है, व्यक्ति जब सेंसिबल होता है सिमरन जी, वो बात नहीं सुनते, उसका रीज़न है कि उनको अभी अकल नहीं है। ठीक है, सेंसिबल नहीं, उनको यही नहीं पता है कि उनके लिए फ्रूटफुल क्या है, हार्मफुल क्या है, क्या बेनिफिट है, उनके लिए क्या नुकसान है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, वो अपने ख्यालों में गुम रहते हैं। और जब व्यक्ति समझदार ही नहीं है तो उसको क्या समझाओगे। ठीक है, तो इस वजह से नहीं सुनते वो अपने में मस्त रहते हैं। तो आज क्लास यहीं तक रखते हैं। Thank you everyone for being with us. See you all in the next class. Till then, take care. Have a good time.